everyone. Welcome to this amazing platform of PW. स्वागत है बेटा आपका इस उमंग बैच में। तो मैं फिर से आपके सामने एक और लेक्चर लेकर हिस्ट्री का लेकर आ गई हूँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी, क्या पढ़ेंगे हम इस लेक्चर में? वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। तो अभी हमने जो जितने भी लेक्चर्स पीछे पढ़ते चले आए हैं, जितने भी चैप्टर्स कवर किए हैं, उसमें पढ़ा था हमने। स्टार्टिंग से अगर बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बेसिकली ट्रेड करने आती है, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, धीरे धीरे कैप्चर करना स्टार्ट कर देती है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लाकर, सब्सिडरी अलायंस लाकर। देन हमने पढ़ा था कि रूलिंग द कंट्री साइड में गांव में क्या हो रहा था, इंडिगो के लिए कितना ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम था, सिल्क रियरर्स को कितना ऑपरेसिव सप्रेस किया जा रहा था। ठीक है, फिर हमने ट्राइबल्स के बारे में पढ़ा था, डाइकूज कौन थे, ये ऑल दीज थिंग्स। फिर हमने पढ़ा था कि इंडिया में एजुकेशन किस टाइप की होनी चाहिए थी। कुछ लोग कह रहे थे वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, कुछ महात्मा गांधी एंड टैगोर उसको अपोज कर रहे थे, बट टैगोर वांटेड कि दोनों का एक मिलन, एक कंबाइन करके पढ़ाना चाहिए। ये सारी चीजें अभी तक तो हमने पढ़ ली, हमें समझ में आ गया कि एग्जैक्टली अब चल क्या रहा था इंडिया में। अब अभी तक बात हो रही थी एजुकेशन की, अब एजुकेशन से अब हम आ गए हैं सोसाइटी में, कि इस सोसाइटी में वुमेन्स की, औरतों की क्या पोजीशन थी, उनकी क्या हालात थे, उनकी क्या सिचुएशन थी, कास्ट क्या था, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या था, कौन सी अपर कास्ट थी, कौन सी लोअर कास्ट है। ठीक है, और इन सब चीजों को ठीक करने के लिए क्या किया गया, रिफॉर्म्स करे गए बाय सम रिफॉर्मर्स, विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, पेरियार, सरस्वती, दयानंद सरस्वती जी। इन सब चीजों इन लोगों ने मिलकर एक समाज बनाया, ब्रह्मो समाज, वेदा समाज, प्रार्थना समाज, सेल्फ मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट करी, ऑल दीज थिंग्स। बेसिकली आज का ये चैप्टर बेस करता है विमेन्स की पोजीशन के ऊपर, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमारे सोसाइटी में तब क्या था, कैसा था, अनटचेबल्स कौन थे, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम यही पढ़ने जा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का गोल क्या है। तो आज का गोल मैंने आपको बताया, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी पोजीशन ऑफ वुमेन। औरतों की, वुमेन्स की क्या पोजीशन थी सोसाइटी में, कैसे उनको ट्रीट किया जाता था, क्या उनके पास राइट्स थे, कौन से राइट्स नहीं थे, ये सब पढ़ेंगे। कास्ट इनइक्वालिटीज, कास्ट इनइक्वालिटीज में पढ़ेंगे कि कौन सी कास्ट को अपर कास्ट समझ रहे थे, कौन सी कास्ट लोअर कास्ट थी, अनटचेबल्स कौन थे। अगर उन अनटचेबल्स ने अगर किसी कुएं से पानी पी लिया, या कुएं पे पास चले गए पानी पीने, तो वहां से अपर कास्ट फिर पानी नहीं पीता था। ये सारी चीजें कास्ट इनइक्वालिटीज में पढ़ेंगे। एंड देन रिफॉर्म्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, और इन दोनों चीजों को ठीक करने के लिए, वुमेन्स की पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए, इन सब चीजों को ठीक करने के लिए कौन से रिफॉर्म्स किए गए, कौन से चेंजेस, बदलाव सोसाइटी में लाए गए, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो चुटकियों में ये चैप्टर निकल जाएगा। चलो सबसे पहले देखते हैं कि सोसाइटी कैसी थी हमारी, इविल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। एक तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि सोसाइटी कैसी थी, और उस अपनी सोसाइटी में कौन कौन सी वो प्रैक्टिसेस हैं, जो चीजें हैं जिनको फॉलो किया जा रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले थी चाइल्ड मैरिज। अब चाइल्ड मैरिज क्या है? चाइल्ड मैरिज बेसिकली बेटा बच्चों की शादी कर देना। अब बच्चों का मतलब क्या है? जब तक कि वो एक अडल्ट की एज अटेन ना कर ले, तब तक वो एक बच्चा है। जब उसकी एक एज अडल्ट की एज हो जाएगी, 18, हमारे इंडिया में कितनी है? इट इज 18 ईयर्स। ठीक है, 18 ईयर्स है, 18 साल। ठीक है, तो अगर कोई बच्ची, कोई लड़की या कोई लड़का, कोई लड़की की बात करो पहले तो, ठीक है, अभी तो 18 है लेकिन ये अब इंक्रीज हो गई है 21। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग है। तो जब किसी बच्चे की एज एक 18 साल से मान लो नीचे है, 15 साल, 17 साल, 14 साल, 8 साल, तो वो एक चाइल्ड मैरिज कहलाती है। कि बच्चे में आप बच्चा इतना ग्रो नहीं कर पाया, एटलीस्ट उसको इतनी समझ तो आए कि शादी के बाद क्या है, क्या शादी होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसे कुछ पता ही नहीं है, वो बच्चा है। तो एक तो प्रैक्टिस चल रही थी चाइल्ड मैरिज की, कि बच्चों की शादी कर रहे थे। मैरिज बिफोर बिकमिंग अडल्ट, शादी कर दी बिना एक अडल्ट बने हुए, बच्चा बड़ा भी नहीं हो पाया और शादी कर दी। एक चीज चल रही थी। दूसरी क्या चल रही थी? पॉलीगैमी चल रही थी।
अब पॉलीगैमी क्या है? पॉलीगैमी बेटा होता है स्टेट ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, एक से ज्यादा बीवी होना एक ही टाइम पे, एक ही टाइम पर एक से ज्यादा बीवी रखना, उसे पॉलीगैमी कहते हैं। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस है ये दोनों हिंदू एज वेल एज मुस्लिम, दोनों आदमी, मेन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम कुड मैरी मोर देन वन वाइफ, तो ये चीज इसको कहते हैं पॉलीगैमी। ठीक है, एक ही टाइम पे एक से ज्यादा बीवियां होना। प्रैक्टिस ऑफ सती, अब ये सती क्या है याद करिए कि इसको अब हम लोग ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई, किसी औरत की अगर शौहर की डेथ हो गई, पति की डेथ हो गई, तो उस औरत को फोर्स, या आप कह सकते हैं उसकी इच्छा हो चाहे ना हो, वो विलिंगली हो चाहे ना हो, उसे अपने हस्बैंड के फ्यूनरल के ऊपर बैठकर अपने आप को उसी आग में जलाना है। ठीक है, उसको कहते थे कि दिस इज वाइचरस, मतलब वो एक सती है। ठीक है, अपने पति के लिए वो एक सती, कहते हैं ना सती सावित्री बहुत बनी है ये, तो सती क्या है? मतलब बहुत डिवोटेड है अपनी पति के लिए। वाइफ डाइड बर्निंग हरसेल्फ ऑन द फ्यूनरल प्रायर ऑफ हर हस्बैंड, अपने ही हस्बैंड के फ्यूनरल के ऊपर बैठकर जलती है, विलिंगली और अदरवाइज, चाहे उसकी इच्छा हो चाहे ना हो। लोगों का कहना क्या था कि ये तो हमारी सोसाइटी में हो रहा है और ये हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तुम्हें तो ये करना पड़ेगा, सती सिस्टम है। देन नो एक्सेस टू एजुकेशन फॉर वुमेन, वुमेन्स को, औरतों को एजुकेशन राइट भी नहीं था, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, कोई ऐसी कोई चीज नहीं थी। मतलब कहने का यह है कि वुमेन्स को एजुकेशन का राइट नहीं था, पढ़ने लिखने के लिए इजाजत नहीं थी। पीपल थॉट, लोगों का ऐसा कहना था कि एजुकेटेड वुमेन विल बिकम अ विडो, लोगों का कहना यह था कि अगर कोई औरत पढ़ लिख जाएगी तो वो एक विडो हो जाएगी। ठीक है, देन रेस्ट्रिक्टेड प्रॉपर्टी राइट्स टू वुमेन एज वेल एज, उनको प्रॉपर्टी में भी कोई राइट नहीं था। ठीक है, ना ही एजुकेशन में कोई राइट था, ना ही प्रॉपर्टी में कोई राइट था। सती सिस्टम फॉलो करना पड़ रहा था, चाइल्ड मैरिज करी जा रही थी और पॉलीगैमी हो रहा था। ये सारी चीजें फॉलो हो रही है, ये आप देख सकते हैं, ये है सती सिस्टम कि ये हस्बैंड का फ्यूनरल है, ये लकड़ियां रखी हुई हैं और उसके ऊपर ये एक उसकी वाइफ बैठी हुई है। ठीक है, ये वाइफ उसकी बैठी है और उसकी इच्छा हो चाहे ना हो ये काम उसे करना ही है। ठीक है, नेक्स्ट, देन कास्ट सिस्टम क्या है? कास्ट सिस्टम में बेटा ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास कंसिडर्ड देमसेल्फ एज अपर कास्ट, ब्राह्मण्स और क्षत्रियास अपने आप को अपर क्लास समझते थे। ठीक है, कि हम टॉप क्लास हैं। ठीक है, ब्राह्मण होते हैं, देन क्षत्रियास होते हैं, देन आपके वैश्यास होते हैं एंड देन शूद्रास होते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण और क्षत्रियास कह रहे थे कि हम सबसे टॉप क्लास हैं, अपर कास्ट है हमारी। ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, जैसे कि जिन्हें कहते हैं वैश्यास, दे वर प्लेस आफ्टर ब्राह्मण एंड क्षत्रियास, तो ब्राह्मण एंड क्षत्रियास के बाद किसकी फिर जगह आई? ये आई वैश्यास की। दे वर बेसिकली ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। और उसके बाद जो पीजेंट्स एंड आर्टिसंस हैं, जो बहुत नीचे कम पैसे वाले लोग हैं, कम आप कह सकते हैं कि नीची कास्ट है, उन्हें कहते हैं शूद्रास। ये थे शूद्रास। तो पीजेंट्स एंड आर्टिसियंस, जैसे कि जो वीवर्स हुआ करते थे, जो पॉटर्स थे, दे वर ट्रीटेड एज लो कास्ट, इनको लो कास्ट कहा जाता था। ठीक है, तो ये सबसे पहले टॉप मोस्ट में आ गए ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास। ये मेरे को इस पे बेस कर रहा है क्योंकि इन्हीं चीजों पे रिफॉर्म करने की बात करी जाएगी अभी आगे, तो यहाँ समझना बहुत जरूरी है। सबसे टॉप क्लास अपर क्लास कौन सी है? ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास, देन वैश्यास और उसके बाद शूद्रास। ठीक है, अनटचेबिलिटी क्या थी? छुआछूत, वहां से पानी क्यों पी लिया, वहां अगर कोई जाएगा तो हम नहीं जाएंगे, ये है छुआछूत। उस कुएं से पानी पी लिया, अब वहां नहीं जाएंगे। ठीक है, वहां से अपर क्लास पानी पिएगा उस कुएं से लोअर क्लास पानी पिएगा, ये अनटचेबिलिटी है। शूद्रा नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स यूज्ड बाय द अपर कास्ट, बाथ इन पॉन्ड्स वेयर अपर कास्ट बेथ। कह रहा है कि अनटचेबिलिटी कैसे फॉलो हो रही थी कि उस मंदिर में एंटर नहीं कर सकते जहां अपर कास्ट जा रहा है,
उस कुएं से पानी नहीं पी सकते जहां अपर कास्ट पानी पी रहा है, जहां से ब्राह्मण्स पानी पी रहे हैं, जहां से क्षत्रियास पानी पी रहे हैं, वहां से ये शूद्रास पानी नहीं पी सकते, उस मंदिर में नहीं जा सकते। देन बाथ इन पॉन्ड्स वेयर अपर कास्ट बेथ, जिस तालाब में अपर कास्ट ब्राह्मण्स और क्षत्रियास नहा रहे हैं, उस तालाब में ये शूद्रास नहीं नहा सकते। शूद्रास वर सीन एज इंफीरियर ह्यूमन बींग्स, इनको जो है, इन शूद्रास को इंफीरियर माना जाता था, कम है, लो क्लास है। ठीक है, आया समझ में? तो ये सारे सिस्टम जो है वो फॉलो किए जा रहे थे। अब इन सिस्टम को चेंज लाया, अब इन सिस्टम्स में क्या हुआ, चेंज लाया गया। कैसे, चलिए पढ़ते हैं। वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, रीजंस दैट लेड टू रिफॉर्म्स, किन किन वजहों से ये रिफॉर्म्स होने लगे, बदलाव आने लगा सोसाइटी में। तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक तो क्या हुआ, लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होने लगा, बातचीत बढ़ गई। ठीक है, लोग पढ़ने लगे, जानने लगे कि ये डिस्क्रिमिनेशन हमने बनाया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक मंदिर में, एक टेम्पल में अगर भगवान जी बैठे हैं और उसमें सिर्फ अपर कास्ट जाएगा, उसमें लोअर कास्ट नहीं जा सकता। भगवान तो सबके लिए एक है और सभी उनके बच्चे हैं, ये लोग अब समझने लगे। देन कैसे उनका कम्युनिकेशन बढ़ा, लोगों ने बातचीत करना बढ़ाया, अपना पढ़ना लिखना बढ़ाया, बाय बुक्स, किताबें पढ़ी, न्यूज़पेपर पढ़े, मैगजीन्स पढ़ी, लीफलेट्स पढ़ी, पैम्पलेट्स पढ़े, ये ऑल दीज और वर प्रिंटेड। सब इन चीजों का कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ जाता है, लोग इनको पढ़ना शुरू करते हैं। दीज वर फार चीपर एंड फार मोर एक्सेसिबल, ये क्या था, ये सस्ता भी था लोगों के लिए, मतलब उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए ये बहुत सस्ता था उनके लिए, और उनके एक्सेसिबल था, उनको आराम से ये चीज मिल जाती थी पढ़ने के लिए भी। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन बढ़ने से लोगों के बीच में जब इंटरेक्शन बढ़ा तो ये एक वजह बनी चेंज आने के लिए। दूसरा था इंडियन रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म ग्रुप्स, ये कुछ इंडियन रिफॉर्मर्स के अभी हम नाम पढ़ेंगे, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, बहुत सारे हैं, नाम पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे उन्होंने क्या क्या किया। तो उस तरह के इंडियन रिफॉर्म्स एज वेल एज रिफॉर्म ग्रुप्स, ये सारे क्या होने लगे, उभर के आने लगे, ऊपर आने लगे कि देखो किसी चीज को क्या है, किसी चीज को दबाया जा रहा है, कास्ट सिस्टम इज क्रिटिसाइज, ये लोग देखना अभी कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करेंगे कि ये ठीक नहीं है, कहेंगे कि मुझे बताओ ये कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ चीजें लिखी है कि ये अपर कास्ट है, ये मिडिल क्लास है, ये लोअर कास्ट है, कहीं नहीं लिखा है। इस वो जो चीजें लिखी हुई है मनुस्मृति में लिखी है, उन सब पे क्वेश्चनिंग करेंगे, बताइए कहाँ लिखा है, होता है ना ऐसा। तो यही सारी चीजें इंडियन रिफॉर्मर्स और इंडियन रिफॉर्म ग्रुप्स, ये सब क्या होने लगे थे, उभर उभर के ऊपर आ रहे थे। ठीक है, सबसे पहले है राजा राम मोहन रॉय, 1772 से लेके 1833, या आप देख सकते हैं ही इज राजा राम मोहन रॉय। क्या किया था इन्होंने, इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी, फाउंडेड ब्रह्मो समाज, जिसको ब्रह्मो सभा, जिसको बाद में ब्रह्मो समाज कहते हैं। कलकत्ता में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी, कलकत्ता में इसको खोजा था इन्होंने ब्रह्मो सभा को, जिसको बाद में अब ब्रह्मो समाज कहा जाता है। देन कीन टू स्प्रेड नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, देखो किस चीज में इंटरेस्टेड थे ये, कि वेस्टर्न एजुकेशन लोगों को बताई जाए, उनको उसके बारे में बताया जाए, पढ़ाया जाए। वेस्टर्न एजुकेशन क्या थी, वेस्टर्न एजुकेशन कि उनको जो है नए नए उनके बुक्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, इन सब के बारे में बताया जाए, साइंस के बारे में बताया जाए। ठीक है, तो इनका ये मानना था कि जो है लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में बताया जाए, एंड बीइंग अबाउट ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन्स, और इन्होंने वुमेन्स के इक्वालिटी और उनके फ्रीडम के लिए भी बढ़ चढ़कर उन्होंने काम किया है। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो सभा की स्थापना करी, जिसे ब्रह्मो समाज कहते हैं, और इन्होंने इस बात को लेकर बहुत कीन थे, बहुत इंटरेस्टेड थे कि लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन दी जानी चाहिए, एज वेल एज औरतों के लिए उनके राइट्स और फ्रीडम की बात करी। ठीक है, और क्या किया, बिगैन कैंपेनिंग अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती, ये तो सती सिस्टम फॉलो किया जा रहा था सोसाइटी में, उसके अगेंस्ट इन्होंने कैंपेन करी। देन he persuaded people that practice of widow burning had no sanction in the ancient text, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, समझ लो बहुत अच्छे से, यहाँ पर स्टार भी लगा दिया इसलिए मैंने। इन्होंने, राजा राम मोहन रॉय ने ये कहा
कि ये जो सती सिस्टम की जो आप फॉलो कर रहे हैं कि विडो को एक औरत के अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसको भी अपने हस्बैंड के ऊपर बैठकर हस्बैंड के फ्यूनरल के ऊपर बैठकर जलना है, ये जो प्रैक्टिस आप फॉलो कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस जो है कहीं भी एंशियंट टेक्स्ट में नहीं लिखी हुई है। जिसको आप फॉलो, भाई किसको क्या चीज हम फॉलो करते हैं, तो पुराने जमाने में सब लिखी गई हैं, उन सबको पढ़ पढ़ के हम फॉलो करते हैं। तो राजा राम मोहन रॉय ने कहा कि ये जो आप फॉलो कर रहे हो ना सती सिस्टम, ये कहीं नहीं दिया हुआ है एंशियंट टेक्स्ट में, कहीं लिखा हो तो मुझे बताओ, ठीक है। This strategy of Raja Ram Mohan Roy was followed by other reformers as well. और ये जो राजा राम मोहन रॉय की जो स्ट्रैटेजी थी, इसको और दूसरे रिफॉर्मर्स ने भी इनको फॉलो किया। बात समझ में आई उनको कि हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं, कहीं लिखा तो है नहीं कि कहीं पुराने हमारी कहीं किताबों में लिखा हो नहीं सती सिस्टम है कहीं, तो उन्होंने इस बात को कहा कि जो प्रैक्टिस कर रहे हो ये कहीं नहीं है, कहीं सैंक्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अभी राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ लिया, दूसरे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। टोल्ड पीपल, क्या बताया, दैट अकॉर्डिंग टू एंशियंट टेक्स्ट, कि जो पुराने सब लिखे गए हैं, बुक किताबें जो लिखी गई हैं, अ विडो कुड रीमैरी। उन्होंने बोला कि जो इतनी भी पुरानी किताबें हैं, एंशियंट टेक्स्ट हैं, उसमें ये लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ये लिखा हुआ है कि एक विडो जो है वो दोबारा शादी कर सकती है, ठीक है। Then his suggestions were entertained by British officials। और ऐसा नहीं कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने जाके उनसे कुछ सलाह ली, नहीं, लेकिन उनकी बातों से ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी, ब्रिटिशर्स भी इन्फ्लुएंस थे। तभी ब्रिटिशर्स ने, फिर आप देखेंगे आगे चल के ये एक एक्ट पास होता है, एंड अ लॉ वाज पास, एक लॉ पास होता है इन 1856। 1856 में ब्रिटिशर्स ये एक लॉ पास करते हैं जिसमें विडो रीमैरिज को अलाउ कर दिया गया था, ठीक है। पीपल हु वर अगेंस्ट द विडो रीमैरिज, और जो लोग इस विडो रीमैरिज से अगेंस्ट में थे, कि जो लोग ये चीज को पसंद नहीं कर रहे थे, वो तो ये कह रहे थे यार हमारे तो ये दादा परदादा करते चले आए हैं, तो हम कैसे बदल दें कोई चीज। तो जो लोग इस चीज पे विलिंगली नहीं थे, जो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ऑपोज विद्यासागर एंड इवन बॉयकॉटेड हिम, उन्होंने इन विद्यासागर को अपोज किया, उनके खिलाफ रहे और उन्हें बॉयकॉट भी किया। ही इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, very renowned personality। Then spread of widow remarriage movement। देखो अब ये जो विडो रीमैरिज की बात जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने करी, ये और कहाँ कहाँ फैली और कैसे कैसे फैली, तो तेलुगु में, इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज, बेसिकली मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरसा लिंगम पांटुलु, इन्होंने एक एसोसिएशन फॉर्म करी, इन्होंने भी बात करी किसकी, विडो रीमैरिज की, ठीक है। दूसरे हैं नॉर्थ में, ये तो साउथ की बात हो गई, नॉर्थ में कौन था, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये है स्वामी दयानंद सरस्वती, वेरी फाइन रिनाउंड बेस्ट पर्सन। इनकी अब आप अगर सेपरेट भी बुक्स पढ़ेंगे ना, तो इतनी अच्छी बातें लिखी हैं, इतनी ज्यादा इंस्पिरेशनल बातें हैं, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी इन 1875। वैसे कोई स्थापना नहीं करी, फाउंड करा, आर्य समाज बनाया इन 1875। और बॉम्बे में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स और रिफॉर्मर्स उभर के सामने आ रहे थे, तो इन लोगों ने विडो रीमैरिज को बहुत ज्यादा स्प्रेड किया, प्रमोट किया कि अगर कोई लड़की है, उसके हस्बैंड की डेथ अगर 20 साल में ही हो गई, तो उसके सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना, वो दोबारा शादी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देन, अब इसके बारे में बढ़ चढ़ के तो हुआ ये कि भाई विडो रीमैरिज करना चाहिए, बहुत सारी आप लोग देख रहे हैं सामने आए, सभा बनाई गई, लेकिन इससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट सामने नहीं आया था, ठीक है। लोग इस चीज को अपोज कर रहे थे, और जो विडो थी, जो विडो रीमैरिज का जो नंबर था वो क्या था, बेसिकली कम ही था। द नंबर ऑफ विडोज हु एक्चुअली रीमैरिड रिमेन्ड लो। जो विडोज थी और जिन्होंने आगे बढ़कर ये विडो रीमैरिज करी, दोबारा से शादी करी, इनका नंबर जो था वो क्या था, बेसिकली कम था।
एंड देन दोज हु मैरिड वर नॉट इजली एक्सेप्टेड, और जिन लोगों ने शादी करी भी उसको सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, उनको माना नहीं, उसको ये बोला गया कि भाई तुमने तो हमारे खिलाफ, हम लोग के ट्रेडिशन के खिलाफ जाकर काम किया है, तो हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एंड कंजर्वेटिव ग्रुप्स कंटिन्यूज टू अपोज द न्यू लॉ। अब ये कंजर्वेटिव ग्रुप्स कौन है? कंजर्वेटिव ग्रुप्स बेटा कोई नहीं है, ये वही लोग हैं जो विडो रीमैरिज को अपोज कर रहे हैं कि विडो रीमैरिज नहीं होनी चाहिए, एक लड़की को दोबारा शादी नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस कंजर्वेटिव ग्रुप्स कंटिन्यूज टू अपोज द न्यू लॉ। और ये जो न्यू लॉ आ गया था, ब्रिटिशर्स ने जो नया कानून बनाया था 1856 में, इस चीज को इन कंजर्वेटिव ग्रुप्स ने क्या किया था? अपोज किया, उनके खिलाफ खड़े रहे कि ये सही चीज नहीं है, ऐसा हमारे सोसाइटी में होता नहीं है, हमारे दादा परदादाओं में ऐसा कहीं नहीं हुआ, हम कैसे कर लें, ये सब चीजें चल रही थी, ठीक है। नेक्स्ट, एजुकेशन फॉर वुमेन, व्हाई गर्ल्स एजुकेशन वॉज इम्पोज। अभी तो हमने पढ़ लिया विडो रीमैरिज के बारे में, अब उनकी पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को अपोज क्यों किया गया, उस पर रोक क्यों थी, उस पर सपोर्ट क्यों नहीं मिला, उसको अपोज क्यों कर रहे थे? तो क्यों कर रहे थे? प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग डोमेस्टिक ड्यूटीज। लोगों का कहना ये था कि अगर लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी तो फिर वो घर के काम नहीं करेंगी, घर के काम फिर कौन करेगा, तो उनकी जो डोमेस्टिक ड्यूटीज हैं वो कौन करेगा। तो इसीलिए एक ये रीजन था कि उनके एजुकेशन को अपोज किया जा रहा था कि घर के काम कौन करेगा। देन पीपल फियर, लोगों का ये डर था कि स्कूल वुड टेक अवे गर्ल्स फ्रॉम होम, कि लोगों के मन में ये डर था, लोगों के अंदर ये डर था कि अगर लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी, अगर लड़कियां पढ़ लिख गई तो वो अपने घर से दूर हो जाएंगी, मतलब उनका फिर घर में मन नहीं लगेगा, घर के काम काज नहीं करेंगे, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा बिजी हो जाएंगी, घर के काम रुक जाएंगे एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तीसरी चीज ये थी कि गोइंग स्कूल थ्रू पब्लिक प्लेसेस, देखो ये है, going school through public spaces would have a corrupting influence on girls। लोगों का कहना ये भी था कि जब लड़कियां स्कूल जाएंगी पब्लिक प्लेसेस से होते हुए, भाई रास्ते से जब स्कूल जाएंगी तो लड़कियों पे टॉन्टिंग करी जाएगी, ठीक है। तो ये सब रीजंस थे जिसकी वजह से गर्ल्स की एजुकेशन को क्या था? अपोज किया जा रहा था, नहीं इसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा था कि लड़कियों को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ रीजंस थे। देन अब ये तो हमने पढ़ लिया कि ये रीजंस थे, तो लड़कियां पढ़ती कैसी थी? उनको घर में इंटरेस्ट नहीं लेंगी इसलिए नहीं पढ़ा रहे, घर से दूर चली आएंगी इसलिए नहीं पढ़ा रहे, लोग उन पे कमेंटबाजी करेंगे, रास्ते से जा रही हैं कोई भी कुछ भी बोल देगा, उस चीज को अवॉइड करने के लिए उनको स्कूल नहीं भेजा जा रहा, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं जा रहा, तो लड़कियां पढ़ती कैसी थी फिर? तो गर्ल्स यूज्ड टू स्टडी हाउ? Through the 19th century, most educated women were taught at home। घर पे इनको पढ़ाते थे कौन? By the fathers और हस्बैंड, या तो उनके पापा लोग, उनके फादर लड़कियों को पढ़ाते थे, या उनके हस्बैंड उन लोगों को, लड़कियों को पढ़ाते थे, औरतों को। एक तो ये तरीका कि घर पे पढ़ती थी। दूसरा क्या है, कुछ ऐसी भी औरतें थी जो अपने आप पढ़ा उन लोगों ने, taught themselves, अपने आप को पढ़ाया, जैसे कि एक ये है राष्ट्र सुंदरी देवी। ये कौन है? राष्ट्र सुंदरी देवी। ये एक ऐसी औरत थी, एक ऐसी वुमेन थी जिन्होंने सीक्रेटली चुपचाप पढ़ाई करी, हु सीक्रेटली लर्नड, चुपचाप इन्होंने बिल्कुल किसी को पता नहीं चला पढ़ाई करी, रीड एंड राइट, पढ़ना लिखना सीखा, इन द फ्लिकरिंग लाइट ऑफ कैंडल्स एट नाइट, रात में मोमबत्ती में ये पढ़ती थी, चुपचाप पढ़ा इन्होंने, ठीक है, किसी को पता नहीं चला, पढ़ना लिखना सीखा, ठीक है। और कैसे पढ़ा? रात में मोमबत्ती जलाकर पढ़ती थी ये। तो लड़कियां इस तरीके से पढ़ रही थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्रेस्ड। अब ये लड़कियों की जो पढ़ने लिखने की बात हो रही है, ये आगे कैसे बढ़ी, धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ी। एक बार की कोई चेंज नहीं आया, लेकिन कुछ लोग थे जो इस चीज में बेटरमेंट चाह रहे थे, इस चीज को और बेहतर करना चाह रहे थे, इसके फेवर में थे कि नहीं लड़कियों को पढ़ना चाहिए। देन विद्यासागर इन कलकत्ता, आर्य समाज इन पंजाब, ज्योतिराव फूले इन महाराष्ट्र एंड अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे सेट अप स्कूल्स फॉर गर्ल्स। इन सब लोगों ने क्या किया? इन सब लोगों ने बेटा लड़कियों के लिए स्कूल खोले।
कौन कौन? विद्यासागर ने कलकत्ता में, आर्य समाज ने पंजाब में, ज्योतिराव फूले, ही इज ज्योतिराव फूले, ठीक है, ज्योतिराव फूले महाराष्ट्र में, और जो दूसरे रिफॉर्मर्स थे जो इस चीज में बढ़ चढ़कर काम कर रहे थे, सामने आए थे, उन्होंने बॉम्बे में, एंड अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे सेट अप स्कूल्स फॉर गर्ल्स, लड़कियों के उन्होंने स्कूल बनाए, स्कूल उन्होंने सेटअप करे। देन मुस्लिम्स की बात करें तो अमंग मुस्लिम रिफॉर्मर्स की बात करें तो मुमताज अली, ही इज मुमताज अली, ये है मुमताज अली। इन्होंने क्या किया कि कुरान के वर्सेस पढ़ के, कुरान की आयतें पढ़ के लोगों को कहा और बताया कि बताओ कहाँ लिखा है कि वुमेन एजुकेशन अलाउड नहीं है कुरान में भी, ठीक है। Among Muslim reformers such as Mumtaz Ali interpreted verses, आयतें पढ़ी उन्होंने from Quran to argue for women's education। उन्होंने बोला मुझे ये बताइए कि कुरान में कहाँ लिखा हुआ है कि औरतों को पढ़ने लिखने का हक नहीं है, बताओ कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं वो लोगों ने, फिर इस तरह के रिफॉर्मर्स ने ये कोशिश करी कि एजुकेशन गर्ल्स को भी मिलनी चाहिए, छोटे छोटे स्कूल्स बनाए और कुरान की आयतें को इंटरप्रेट करके उसको समझकर लोगों को बताया, पूछा कि बताओ कहाँ लिखा है ऐसा, ठीक है। देन वुमेन्स राइट अबाउट वुमेन्स, ये तो अभी हमने पढ़ा विद्यासागर के बारे में, देन आर्य समाज के बारे में, मुमताज अली के बारे में। यहाँ लेडीज ने भी, वुमेन्स ने भी वुमेन्स के बारे में लिखा, औरतों ने औरतों के बारे में लिखा, क्या? जैसे कि बेगम्स ऑफ भोपाल, जो भोपाल की बेगम्स हैं, क्या किया? प्लेड अ नोटेबल रोल इन द प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग वुमेन। इन्होंने भी खूब बढ़ चढ़कर इस चीज में पार्टिसिपेट किया, एजुकेशन, वुमेन की एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, एनकरेज किया कि नहीं वुमेन एजुकेशन होनी चाहिए, औरतों को पढ़ना लिखना आना चाहिए। They founded a primary school for girls at अलीगढ़, और अलीगढ़ में एक जो है प्राइमरी स्कूल बनाया गया लड़कियों के पढ़ने के लिए। किसने किया? बेगम ऑफ भोपाल। देन दूसरी थी बेगम रुकैया सखावत हुसैन। इन्होंने क्या किया था? एक इन्होंने मुस्लिम गर्ल्स के लिए एक स्कूल स्टार्ट किया था इन पटना एंड कलकत्ता और पटना में गर्ल्स के लिए, मुस्लिम गर्ल्स के लिए इन्होंने एक स्कूल स्टार्ट किया। स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कलकत्ता। शी वॉज अ फियरलेस, डर नहीं लगता था इनको, फियरलेस क्रिटिक ऑफ कंजर्वेटिव आइडियाज। हाँ, तो ये बिल्कुल डरती नहीं थी इन कंजर्वेटिव आइडियाज से। कंजर्वेटिव आइडियाज यानी कि उन लोगों से जो ये मानते थे कि नहीं, लड़कियों को, औरतों को पढ़ा लिखना नहीं होना चाहिए, तो उनसे बिल्कुल ये डरती नहीं थी, उनके आइडिया से बिल्कुल फियरलेस थी, बिल्कुल ठोक बजा के अपनी बात कहती थी, ठीक है। आइडियाज आर्गुइंग, किस बात पे उन्होंने आर्ग्यू करा, बहस करी? रिलीजियस लीडर्स, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो हर रिलीजन के लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स ऑफ एवरी फेथ, हर रिलीजन के जो गुरु हैं, जो लीडर्स हैं, अकॉर्डेड एन इंफीरियर प्लेस टू दी वुमेन्स। इन्होंने कहा कि चाहे वो हिंदू के हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जितने जो भी रिलीजन के जो लीडर्स हैं, जो गुरु हैं, वो औरतों को, लेडीज को, वुमेन्स को क्या कर रहे हैं, क्या बताते हैं? इंफीरियर प्लेस टू वुमेन, की उनकी जगह और आदमी से नीचे ही है, उनको काफी, औरतों को काफी नीचा बताते हैं, ठीक है। तो ये थी बेगम रुकैया सखावत हुसैन, ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट, वुमेन एजुकेशन फर्दर इम्प्रूव्ड। देखो कितनी सारी चीजें लोग जो है वो बढ़ चढ़ के सामने आ रहे हैं इस चीज को सपोर्ट करने में। अब ये वुमेन एजुकेशन और ज्यादा बेहतर हो जाती है। कैसे? कि 1880 तक आते आते इंडियन वुमेन, भारतीय औरतें जो है, भारतीय नारी क्या होने लगी? यूनिवर्सिटीज जाने लगी, एंटर यूनिवर्सिटीज, बिगैन टू एंटर यूनिवर्सिटीज में हायर एजुकेशन के लिए अब यूनिवर्सिटीज में जाने लगी पढ़ने के लिए, एंड टू बिकम डॉक्टर्स एंड टीचर्स, इंजीनियर, जो भी उनका मन है पढ़ने का, सबके लिए अब वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाने लगी। एक तो ये हुआ था बाय 1880s। दूसरा था ताराबाई शिंदे ऑफ पुणे। क्या किया इन्होंने? क्रिटिसाइज दी सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन। इन्होंने एक किताब लिखी बेटा जिसका नाम है स्त्री पुरुष तुलना, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है,
ठीक है। एक किताब लिखी स्त्री पुरुष तुलना, और इस किताब में उन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज किया, इस चीज को बहुत ज्यादा इस पर तीखे व्यंग किए कि औरत और आदमी के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उस पे उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, बहुत तीखे व्यंग किए, उसको अपोज किया कि ये गलत है। ठीक है, तो कौन थी ये? ताराबाई शिंदे। जो सोशल डिफरेंसेस है कि नहीं आदमी ऊपर औरत नीचे, आदमी पढ़ेगा औरत औरत नहीं पढ़ेगी, औरत तो घर के काम करेगी बच्चे देखेगी, आदमी काम करने जाएगा, ये जो सोशल डिफरेंसेस है, ये काम औरत कर सकती है, ये काम आदमी कर सकता है, ये काम आदमी करेगा, ये काम औरत नहीं कर सकती, ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं इस पे उन्होंने खूब तीखे व्यंग किए, इनको बात को अपोज किया और इनके बारे में क्रिटिसाइज भी किया। और किस किताब में लिखा है? स्त्री पुरुष तुलना। नाम बहुत इजी है इस किताब का, स्त्री यानी औरत, पुरुष यानी आदमी, तुलना यानी कि उसके डिफरेंसेस, स्त्री पुरुष तुलना। ठीक है, कंपैरिजन है समझ में। तो इस तरीके से वुमेन एजुकेशन जो है वो और धीरे धीरे प्रोग्रेस करी थी। ठीक है, देन शी इज पंडिता रामाबाई। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कहा, क्या कहा? ही शी रिगार्डेड हिंदुइज्म एज ऑपरेसिव टुवर्ड्स वुमेन। इन्होंने कहा कि यार ये जो हिंदुइज्म है इसमें क्या है, औरतों को लेकर बहुत ज्यादा, इसको औरतों को बहुत ज्यादा दबाया जा रहा है, उन पे अन्याय किया जा रहा है, उन पे बहुत जुल्म करा जा रहा है। रोट अ बुक, एक इन्होंने भी किताब लिखी ऑन द मिजरेबल लाइफ, उनकी जो जिंदगी, वो जो खराब जिंदगी जी रहे हैं, बद से बदतर जिंदगी जो औरतें जी रही हैं, उस पर एक किताब लिखी ऑफ अपर कास्ट वुमेन। ठीक है, जो अपर कास्ट वुमेन है, अब देखो यहाँ बात क्या आई, यहाँ बात ये आई कि अभी तक तो अपन पढ़ते चले आए लोअर कास्ट, अपर कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्या, शूद्रास। अपर कास्ट कौन है? ब्राह्मण और क्षत्रियास। और लोअर कास्ट में कौन आया? शूद्रास आए। ठीक है, तो इनका कहना, इन्होंने किस बात पे किताब लिखी? इन्होंने जो अपर कास्ट वुमेन है, अपर कास्ट है लेकिन उनकी भी बद से बदतर हालत है, उनके ऊपर ये किताब लिखी गई। ठीक है, शी फाउंडेड अ विडो होम एट पुणे टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज। जैसे कि अनाथालय होता है, ओल्ड एज होम होता है, जहां वृद्धाश्रम जिसे कहते हैं, इस तरीके से इन्होंने एक विडो होम जो है उसकी खोज करी, बनाया इन्होंने, टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज। जो विडोज हैं, जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उनको ताकि रहने की जगह मिल सके, हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड्स रिलेटिव्स। और उनके हस्बैंड के मरने के बाद जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनके सास ससुर नंद भावत जो भी है, उनके घर के में जो हस्बैंड के जो रिलेटिव्स हैं, हस्बैंड के घर वाले जो हैं, जो इस तरह की औरतों को, विडोज को परेशान कर रहे हैं, उनके साथ खराब तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, उन सारी औरतों के लिए, उन सारी विडोज के लिए पंडिता रामाबाई ने एक विडो होम बनाया, स्टैब्लिश किया, उसकी खोज करी, ताकि उन लोगों को यहाँ पर आके वो रह सके। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनलिस्ट लीडर सपोर्टेड वुमेन डिमांड। अब वुमेन्स की जो डिमांड थी इक्वालिटी की, सफरेज की, सफरेज क्या है? वोट राइट, वोटिंग राइट। ठीक है, इक्वालिटी की, फ्रीडम की, वोटिंग राइट्स की जो डिमांड थी, उसको जो है ये नेशनल लीडर्स ने सपोर्ट किया। कैसे? चलिए पढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। कौन नहीं जानता इनको? सुभाष चंद्र बोस, ही इज जवाहरलाल नेहरू एंड ही इज very renowned and very famous brave personality Subhash Chandra Bose, and he is सबके फेवरेट चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी बेटा क्या है, अपना सपोर्ट दिया फॉर द डिमांड ऑफ ग्रेटर इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन। जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने भी ये चीज, इस चीज को सपोर्ट किया कि हाँ, लेडीज को, औरतों को, वुमेन्स को वोटिंग राइट होना चाहिए, उनके पास इक्वालिटी, उनके साथ इक्वालिटी का बिहेवियर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जितना ही औरत उतनी ही आदमी। ठीक है, और उनको फ्रीडम भी होनी चाहिए। ठीक है, बंदे यही नहीं कि अगर औरत है घर पे है तो घर ही पे रहेगी, कोई बाहर नहीं जा सकती, पढ़ लिख नहीं सकती, ये सब कुछ नहीं, फ्रीडम, उसके पास भी फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है, दे प्रोमिस्ड फॉर फुल सफरेज टू ऑल मेन एंड वुमेन। और इस चीज पर उन्होंने वादा भी किया कि हम औरत को एज वेल एज आदमी को भी हम पूरे वोटिंग राइट्स देंगे। ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि सिर्फ आदमी को वोटिंग राइट्स है, वुमेन्स को नहीं रहेंगे, औरतों को नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी को रहेंगे, साथ में औरतों को भी वुमेन्स वोटिंग राइट्स रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज की उन्होंने क्या की थी? प्रॉमिस करी। चलो नेक्स्ट है
कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स। अब देखो और कितने लोग आसमान आके बढ़ चढ़ के आते हैं। राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया, राजा राम मोहन रॉय ने ट्रांसलेट किया, किसको, बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ट्रांसलेट करा, दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट। जो उस टेक्स्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया जिसमें कास्ट में ये उसमें लिखा था कि ऐसा कहीं नहीं है कि कोई अपर कास्ट होती है लोअर कास्ट होती है या लोग ऐसे डिवाइडेड हैं, एक मंदिर जा सकता है दूसरा उस मंदिर लोअर कास्ट उस अपर क्लास के मंदिर में नहीं जा सकता। इस चीज को राजा राम मोहन रॉय ने इस टेक्स्ट को ट्रांसलेट करके लोगों को बताया। देन प्रार्थना समाज एडहर टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति। ये प्रार्थना समाज जो है वो बहुत ज्यादा लीन थी, सपोर्टेड थी भक्ति की, पूजा पाठ की। दैट बिलीव, जिनका ये मानना था, जिनका ये यकीन था कि दे बिलीव्ड इन स्पिरिटेड इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट। इनका मानना ये था, कौन, प्रार्थना समाज का, कि भाई सभी की कास्ट जो है वो इक्वल है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कास्ट ऊपर है कोई कास्ट नीचे है, कोई अपर कास्ट है या लोअर कास्ट है, दिस इज ऑल सेम। ये सिर्फ हम लोग ने बना रखा है, ठीक है, ये प्रार्थना समाज का कहना था। देन इन बॉम्बे, बॉम्बे की बात करें तो परमहंस मंडली क्या, फाउंडेड इन 1840, 1814 में इसकी खोज हुई थी। वर्कड फॉर द एबॉलिशन ऑफ कास्ट, किस चीज पर लेकर इन्होंने बहुत काम किया कि जो कास्ट अबॉलिश कर देनी चाहिए, कास्ट सिस्टम खत्म कर देना चाहिए। कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा कोई डिफाइन नहीं है, कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि ये ब्राह्मण्स और क्षत्रियाज अपर कास्ट हैं, वैश्याज और शूद्राज लोअर कास्ट है, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। तो इन्होंने भी इस चीज पर बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, बढ़ चढ़कर काम किया कि ये कास्ट अबॉलिशन खत्म कर दी जाए, कास्ट सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। देन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 19th सेंचुरी क्या हुआ था, क्रिश्चियन मिशनरीज ने अब क्या किया, स्कूल सेटअप करना स्टार्ट कर दिया फॉर ट्राइबल पीपल एंड फॉर लोअर कास्ट। यानी उन ट्राइबल लोगों के लिए जो जंगलों में रह रहे हैं उनके बच्चों को पढ़ने के लिए क्रिश्चियनरीज ने स्कूल सेटअप करे, एज वेल एज फॉर लोअर कास्ट। और जिनको लोअर कास्ट कहते थे ये लोग, और जिनको लोअर कास्ट कहा जाता था, उनके लिए भी स्कूल्स को बनाया गया, सेटअप किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ सिटीज चेंज द सिचुएशन। अब देखो यहाँ पर बेटा ये जितने भी लोअर कास्ट लोग हैं उनको, वो लोग अब दूसरे शहर जाने लगे नौकरी ढूंढने के लिए, नौकरी करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए। क्यों पढ़ते हैं, poor and lower caste people began leaving their villages and moved cities where there was new demand for labor। जहां पर डिमांड थी लेबर्स की, मजदूरों की, फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, वहां पर ये जो गरीब लोग थे और जो लोअर कास्ट पीपल थे, शूद्राज एंड वैश्याज, ये लोग यहाँ पर मूव कर जाते हैं, चले जाते हैं। बेसिकली कहाँ, शहरों में चले जाते हैं जहां पर डिमांड थी लेबर्स की, कि फैक्ट्रीज में काम करने के लिए मजदूर चाहिए, ठीक है। Some went to work in plantation in आसाम, कुछ कहाँ चले गए, कुछ चले गए आसाम में चाय की खेती करने के लिए, कुछ चले गए मॉरिशस में काम करने के लिए, कुछ चले गए त्रिनिदाद में काम करने के लिए, कुछ चले गए इंडोनेशिया में काम करने के लिए, ठीक है। अब ये क्यों गए थे, क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि इनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा दूसरे शहरों में काम करने के लिए? दे सॉ इट एन अपॉर्चुनिटी, उनको ये एक अवसर लग रहा था, एक अपॉर्चुनिटी लग रही थी, ठीक है। काहे के लिए, टू गेट अवे फ्रॉम द ऑपरेसिव होल्ड ऑफ अपर कास्ट, कि ये जो अपर कास्ट का एक होल्ड है सोसाइटी में, हम अपर कास्ट है, तुम लोअर कास्ट हो, तुम हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते, तुम्हारे हमारे बीच में गैप होना चाहिए, तुम यहाँ बैठोगे हम वहां बैठेंगे, हम कुर्सी बैठेंगे तुम नीचे बैठोगे। जो डिफरेंसेस हैं सोसाइटी में कास्ट को लेकर, उन सब से बचने के लिए, जो 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 अपर कास्ट का होल्ड था सोसाइटी में, उन सब से मतलब बचने के लिए कह सकते हैं, या उस चीज को खत्म करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, ये सारे लोअर कास्ट के लोग दूसरे जो है सिटीज में चले गए काम करने के लिए। अपर क्लास लैंड ओनर्स एंड ऑल्सो, और काय के लिए, फ्रॉम डे टू डे ह्यूमिलिएशंस दे सफर्ड, और दिन पे दिन, दिन प्रतिदिन जो उनकी बेइज्जती करी जा रही थी, उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा, उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। इन सब चीजों से बचने के लिए इनको लोअर कास्ट लोगों को क्या लगा कि भैया ऐसा है, हम तो चले जा रहे हैं दूसरे शहर काम करने के लिए, ये हमसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है।
आर्मी ऑल्सो ऑफर्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज, आर्मी में भी अब जो है जॉब अपॉर्चुनिटी, नौकरी करने के अवसर प्राप्त होने लगे इन लोगों को। कैसे? अ नंबर ऑफ पीपल, कौन से? महर पीपल, अ नंबर ऑफ महर पीपल। बेटा महर पीपल कौन है? बेसिकली ये छुआछूत वाले लोग हैं, अनटचेबल्स हैं, इनको छू नहीं सकते, ठीक है? छू लेंगे तो पाप लग जाएगा, छू लेंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। दीज फाउंडेड जॉब्स इन महर रेजिमेंट, इनको महर रेजिमेंट में ही जॉब मिल जाती है इस तरह के लोगों को, महर पीपल को। भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर के फादर, पिताजी क्या थे? लीडर ऑफ दलित मूवमेंट, ये दलित मूवमेंट के बेटा लीडर थे। इनको भी आर्मी में जॉब मिल जाती है और वो आर्मी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? टॉट एट एन आर्मी स्कूल, ठीक है? तो ये महर लोग जो बेसिकली अनटचेबल्स हैं, इनको भी महर रेजिमेंट में जॉब मिलती है, आर्मी में जॉब मिल जाती है। एंड बी आर अम्बेडकर के फादर जो है वो बेसिकली आर्मी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। देन डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, अब इस डिमांड की होती है शुरुआत। लोग यहाँ अब डिमांड करने लग जाते हैं इक्वालिटी के लिए, कि समानता होनी चाहिए, कास्ट सिस्टम खत्म करिए, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग बराबर हैं। एंड फॉर जस्टिस, और न्याय की बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में ये मूवमेंट करी गई थी, सतनामी मूवमेंट। क्या है? फाउंडेड बाय घड़ीदास। किसने फाउंड किया था? घड़ीदास ने। आई होप दिस इज विजिबल, यस। फाउंडेड बाय घड़ीदास। क्या? वर्कड अमंग दी लेदर वर्कर्स, जो चमड़ों का काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स, जो लेबर्स चमड़ों का काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर इन्होंने काम किया। ऑर्गेनाइज अ मूवमेंट टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस। बेसिकली उनके साथ काम क्यों किया? ताकि जो उनका सोशल स्टेटस है, जो सोसाइटी में उनकी इज्जत है, उसको क्या करें? और ज़्यादा बढ़ा सके। क्यों? क्योंकि देखो लेदर वर्कर्स हैं, तो इनको इनको क्या बोला गया? लेदर वर्कर्स को बोला गया कि आप लो कास्ट हो, तो इसलिए यहाँ इक्वलिटी की बात आती है। तो इसीलिए ये फाउंडेड बाय घड़ीदास जो है, इन्होंने इन लेदर वर्कर के साथ मिलकर काम किया ताकि इनकी भी जो है सोसाइटी में बढ़ सके इज्जत, ठीक है? तो ये थी सतनामी मूवमेंट हुई थी। दूसरी है मथुआ सेक्टर इन ईस्टर्न बंगाल। बंगाल में क्या हुआ था? लेड बाय हरिदास ठाकुर। किसने करी थी ये मूवमेंट? ये मूवमेंट करी थी हरिदास ठाकुर ने, ठीक है? वर्कड अमंग दी चंदाला कल्टीवेटर्स, इन्होंने कल्टीवेटर्स के साथ मिलकर काम करा। क्वेश्चन दी ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, जो ब्राह्मण्स के टेक्स्ट हैं उन पे सवाल उठाए। क्या? दैट सपोर्टेड दी कास्ट सिस्टम, जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं, जो ये कास्ट सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ ब्राह्मण्स अपर कास्ट है, शूद्रास लो कास्ट हैं, इन टेक्स्ट जो ये लिखे हुए हैं ब्राह्मण्स टेक्स्ट, इनको ये जो चीज सपोर्ट कर रहे हैं कास्ट सिस्टम को, उन पे सवाल उठाए इन्होंने। किसने? हरिदास ठाकुर ने सवाल उठाए कि ऐसे कैसे है, कहाँ लिखा है, बताइए क्या है, ऐसे कैसे ये सब कास्ट बराबर होती है। तो इन्होंने कल्टीवेटर्स के साथ मिलकर ये काम किया ताकि इनकी भी क्या है, सोसाइटी में इज्जत आए, इक्वालिटी आए, इनके साथ भी न्याय हो, ठीक है? तो ये मूवमेंट हुई थी। देन है श्री नारायण गुरु इन केरला। नारायण गुरु इन केरला क्या है? ये बिलोंग करते थे इजावा कास्ट को, ठीक है? ही बिलोंग टू इजावा कास्ट, प्रोपोगेटेड दैट ऑल ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू सेम कास्ट। इन्होंने बोला कि जो है सारे इंसान जो हैं, जितने भी लोग हैं इस पूरी दुनिया में, सब एक ही कास्ट को बिलोंग करते हैं, कोई ऐसा कास्ट डिविजन नहीं है, कास्ट सिस्टम नहीं है। हिज फेमस सेंटेंस, हिज फेमस स्टेटमेंट वाज, इनकी एक फेमस स्टेटमेंट है, क्या है? वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड, यानी इंसानों के लिए एक ही कास्ट है, एक ही गॉड है और एक ही धर्म है, एक ही भगवान है, एक ही कास्ट है और एक ही धर्म है हम सारे इंसानों के लिए। तो ये इनकी एक फेमस स्टेटमेंट है, ठीक है? कौन थे ये? श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट है ज्योतिराव फूले इन महाराष्ट्र। क्या किया? मोस्ट वोकल अमंग्स द लोअर कास्ट लीडर्स, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं ही वॉज वोकल अमंग द लोअर कास्ट लीडर्स। जो लोअर कास्ट के लोग थे उनमें से ये एक निकल के सामने आए थे, ठीक है? स्टडीड इन क्रिश्चियन मिशनरी, पढ़ाई कहाँ करी? क्रिश्चियन मिशनरी में पढ़ाई करी। और इन्होंने किस चीज पर तीखे व्यंग करे, अपने विचार रखे? ब्राह्मण्स क्लेम ऑन सुपियोरिटी, कि
जिस चीज पर ब्राह्मण जो है वो उस चीज पे क्लेम कर रहा है, अपनी बात कह रहा है कि हम सुपीरियर हैं, हम सबसे ऊपर हैं, हम पैरामाउंट हैं, हमारी पावर ज्यादा है, हमारी इज्जत ज्यादा है, उस चीज उनकी सुपियोरिटी पे उन्होंने क्या करे, सवाल उठाए। बीइंग आर्यंस, ब्राह्मण का कहना ये था कि आप ब्राह्मण्स कह रहे थे कि हम आर्यंस हैं, हम सुपीरियर हैं। तो इस चीज पर ज्योतिराव फूले ने सवाल उठाए। क्या कहा इन्होंने बोला, ही आर्ग्यूड दैट आर्यंस वर फॉरेनर्स। उन्होंने बोला आर्यंस तो क्या है, फॉरेनर्स हैं, दूसरी जगह से आए हुए हैं, हमारे इंडिया के, हमारे लैंड के तो नहीं है। हु केम फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर से आए हैं, द सब कॉन्टिनेंट। देयरफॉर, इसीलिए द अपर कास्ट हैड नो राइट टू द लैंड एंड पावर। क्योंकि आप लोग बाहर से आए हुए हो, आप लोग बाहर के सब कॉन्टिनेंट से आए हुए हो, तो इसलिए आपका इस कंट्री पर, इस लैंड पर कोई राइट नहीं है, कोई आपका इस राइट टू लैंड एंड पावर, ना ही आपके पास कोई ऐसी आपके पास राइट है कि आप कह सकें आप सुप्रीम है, आपके पास पावर है, या आपके पास राइट ऑफ लैंड है। ये तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बाहर से आए हो। ये जमीन तो हमारी है, बिकॉज लैंड एक्चुअली बिलोंग टू द इंडिजिनस पीपल, और हम तो यहीं पे रह रहे हैं, हम तो इसी कंट्री के हैं, इसी देश के हैं, इसी जमीन के हैं। तो ये जमीन तो हमारी हुई ना। आप तो बाहर से आके बैठे हो, हमारे लोकल लोगों को हरा के फिर आप बैठ गए हो। ठीक है, तो उनका कहना ये था, ठीक है, बिकॉज लैंड एक्चुअली बिलोंग टू द इंडिजिनस पीपल, क्योंकि जमीन तो उन लोगों की है ना जो इस जमीन पर, इस कंट्री में रह रहे हैं, इस कंट्री के ही हैं, इस देश के ही हैं। आप अपने आप को आर्यंस कह रहे हो, और आर्यंस तो बाहर से आए हैं। ठीक है, दैट इज सो कॉल्ड लोअर कास्ट। तो ये जमीन किसकी हुई? ये जमीन हुई लोअर कास्ट लोगों की। तो आप कैसे कह रहे हैं कि आप अपर कास्ट हैं? आया समझ में? इन 1873 फूले रोट अ बुक, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी जिसका मतलब होता है स्लेवरी। ठीक है, एंड एस्टैब्लिश्ड अ लिंक बिटवीन द कंडीशंस ऑफ द established a link between the conditions of the lower caste in India and the black slaves in America। इस किताब में उन्होंने एक लिंक बनाया। किसके बीच में एक लिंक बनाया उन्होंने, जो लोअर कास्ट है इंडिया के लोग, जो है जो लोअर कास्ट है इंडिया के लोग, लोअर कास्ट पीपल, और किसके साथ? ब्लैक स्लेव्स इन अमेरिका। अमेरिका में भी इन ब्लैक स्लेव्स के साथ गुलामी इनसे कराई जा रही थी। तो एक तरीके से उन्होंने इंडिया के लोअर कास्ट के लोगों को और अमेरिका के ब्लैक स्लेव्स के साथ एक इन्होंने लिंक बैठाया कि वही सेम चीज हो रही है जो अमेरिका में हो रही है, स्लेव्स के साथ गुलामी करवा रहे हैं, वही चीज हमारे यहाँ हो रही है कि हमको भी गुलाम बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे विचार ज्योतिराव फूले के थे। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आते हैं फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कमेटी के ये मेंबर भी थे, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, B.R. अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। बॉर्न इन महर फैमिली, देखो महर फैमिली में बॉर्न हुए थे। महर फैमिली कौन थी बेटा? बेसिकली दी रिगार्डेड एज अनटचेबल्स। इन स्कूल में क्या हुआ था? फोर्स टू सिट आउटसाइड। एक शो भी आता है, अभी पता नहीं आता है कि नहीं, आई डोंट नो, एक शो भी आता है भीमराव अंबेडकर के नाम से। ठीक है, तो स्कूल में क्या था, इनको कहा गया कि आप जो है बाहर बैठेंगे, क्लास के वरांडा में बैठेंगे, क्लासरूम से बाहर बैठेंगे। ऑन द ग्राउंड, फोर्स टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम ऑन द ग्राउंड, बाहर बैठने को कहा। नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द टैप्स दैट अपर क्लास चिल्ड्रन यूज, और उस टोटी से, उस टैप से, वहां से आप पानी नहीं पी सकते जहां से अपर क्लास के बच्चे पानी पी रहे हैं। एक तो कहा गया क्लास से बाहर बैठोगे भाई, जमीन पे बाहर बैठो, वेरांडा में बैठो। दूसरी चीज, उस नल से पानी नहीं पी सकते जहां से ये अपर क्लास के बच्चे पानी पी रहे हैं। ये चीज हुई। देन वेंट टू यूएसए, ये बाद में चलेगा यूएसए पढ़ने के लिए फॉर हायर स्टडीज, और इंडिया वापस आए ये 1990 में। तो इनके साथ भी ये चीजें कुछ हुई थी। Then in 1927 started a temple entry movement। एक उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट करी थी, जिसमें जो है महर कास्ट के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया था, इन विच हिज महर कास्ट फॉलोअर्स जो है बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ब्राह्मण प्रीस्ट वर आउटरेज्ड व्हेन दलित्स यूज वाटर फ्रॉम द टेम्पल टैंक। तो जो ब्राह्मण के जो प्रीस्ट थे, जो गुरु थे, पंडित थे,
ब्राह्मण्स के जो गुरुज थे, बेसिकली वो क्या है, उस चीज को बहुत ज्यादा उन्होंने आउटरेज हो गए, मतलब पसंद नहीं आया उनको, नाराज हुए, सपोर्ट नहीं किया इस चीज को, जब इन महर लोगों ने, महर कास्ट के लोगों ने उस टेम्पल के टैंक से पानी पी लिया, पानी इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है, ही लेड 3 सच मूवमेंट्स फॉर टेम्पल एंट्री बिटवीन 1927 से लेके 1935 तक, उन्होंने इस तरह की 3 मूवमेंट्स और करी थी। तो ये है भीमराव अंबेडकर जिन्होंने टेम्पल मूवमेंट स्टार्ट करी थी, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, कि मंदिरों में अभी तक जो ये था कि उस मंदिर में अपर क्लास जा रहा है, लोअर क्लास नहीं जा सकता, उस चीज को इन्होंने क्या किया, उसको क्रिटिसाइज किया और ये मूवमेंट नहीं स्टार्ट करी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, पढ़ते हैं ईवी रामास्वामी नेकर और परियार। ये है ईवी रामास्वामी नेकर और परियार। क्या है बेटा, ये बेसिकली बिलोंग करते हैं मिडिल क्लास फैमिली को। ठीक है, ये बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली। इनकी भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो भीमराव अम्बेडकर के साथ क्या हुआ, अब इनके साथ क्या हो रहा है। मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं ऑफ साउथ इंडिया। दूसरी चीज क्या है, इनिशियली ये क्या थे, एक तपस्वी थे। ठीक है, लेकिन बाद में ये मेंबर ऑफ कांग्रेस बन जाते हैं, कांग्रेस के एक मेंबर बन जाते हैं, लेकिन ये पार्टी वो छोड़ देते हैं। लेफ्ट इन डिस्गस्ट इंसिडेंट ऑफ द फीस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनलिस्ट। जो ये कांग्रेस में एक पार्टी होती है, एक फीस्ट होता है, एक फंक्शन होता है, एक उत्सव होता है, उसके बाद ये कांग्रेस छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं बेटा, इसलिए छोड़ देते हैं कि उसमें ये कहा गया था कि जो अपर कास्ट है वो इस जगह बैठेगा और लोअर कास्ट को दूसरी जगह बैठाया गया था। ठीक है, कहने का मतलब था कि जो कि डिस्क्रिमिनेशन था कास्ट में, कास्ट सिस्टम फॉलो करी गई थी। तो उन्होंने बोला कि यार हम भी कांग्रेस में है, वो भी कांग्रेस में है, तो ये फिर डिफरेंस क्यों है, तो इसलिए उन्होंने ये चीज कांग्रेस उन्होंने बाद में फिर छोड़ दी थी। देन क्या किया, फाउंडेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अब देखो अपनी इज्जत की बात करी उन्होंने, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट करी। क्यों स्टार्ट करी, क्योंकि वो इस चीज से बिल्कुल ज्यादा आप कह सकते हैं कन्विंस थे इस बात से, उनको यकीन था इस बात पे कि अनटचेबल्स को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी अपनी इज्जत के लिए। He founded self-respect movement because he was convinced, इस चीज से बिल्कुल वो एकदम सहमत थे, convinced थे, क्या कि untouchables had to fight for their dignity themselves, कि जो untouchables के साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो अनटचेबल्स हैं, उनको अपनी इज्जत के लिए, अपनी शान के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए खुद ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ठीक है, देन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स। कौन कौन से हिंदू स्क्रिप्चर, जैसे कि कोड ऑफ मनुस्मृति, ठीक है, द एंशिएंट लॉ गिवर, मनुस्मृति लिखी है, द भगवत गीता एंड द रामायण। इन्होंने कहा कि इन टेक्स्ट को सिर्फ इसीलिए बनाया गया है, एस्टैब्लिश किया गया है, काहे के लिए, he said that these texts have been used to establish, सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं, इसलिए इनको लिखा गया है, काहे के लिए, the authority of Brahmins over lower caste, कि उसमें ये बता सके, दिखा सके कि जो लोअर कास्ट है वो उसके ऊपर ब्राह्मण्स बैठे रहेंगे, वो उनके ऊपर ब्राह्मण्स है, उनकी अथॉरिटी, उनकी पावर ज्यादा है, लोअर कास्ट की ज्यादा नहीं है, अनटचेबल्स की पावर, इक्वालिटी, पावर, इज्जत, डिग्निटी, रिस्पेक्ट नहीं है। एंड द डोमिनेशन ऑफ मैन ओवर वुमेन, साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इन सब टेक्स्ट में ये लिखा गया है, ये बताया गया है, ये सिर्फ इसीलिए लिखे ही गए हैं कि एक तो ये बता सकें कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट का डिफरेंस क्या है, कि ब्राह्मण्स अपर कास्ट है, लोअर कास्ट उनके नीचे आएगा, और दूसरी चीज कि औरत के ऊपर आदमी हमेशा डोमिनेटेड रहेगा, यानी आदमी पहले औरत बाद में। ठीक है, तो ये चीज किसने बताई थी, परियर ने बताई थी। नेक्स्ट फिर आते हैं ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी रिएक्टेड। अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि इन रिफॉर्म्स को करने के लिए, ये सारे बदलाव लाने के लिए कौन कौन से रिफॉर्मर सामने आए। प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ा, आर्य समाज के बारे में पढ़ा, ब्रह्मो समाज के बारे में पढ़ा, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पढ़ी, टेम्पल एंट्री मूवमेंट पढ़ी। अब ये जो ऑर्थोडॉक्स है, ऑर्थोडॉक्स का मतलब कौन हुआ बेटा, बेसिकली वो वाले लोग जो बेसिकली बेटा वो वाले लोग जो कि इस कास्ट सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्टर्स थे ये। ठीक है,
सपोर्टर्स ऑफ कास्ट सिस्टम, ये ऑर्थोडॉक्स थे। ऑर्थोडॉक्स बोल दें आप, कंजर्वेटिव्स बोल दें, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी क्या था ये? फाउंडेड सनातन धर्म सभा, इन्होंने भी एक अपनी सभा बनाई, सनातन धर्म सभा बनाई, भारत धर्म महामंडल बनाया इन नॉर्थ इंडिया, ये बनी थी नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। ये दोनों समाज बनी थी नॉर्थ इंडिया में। देन ब्रह्म समाज बनी थी बंगाल में, ब्राह्मण समाज कहाँ बनी बेटा? बंगाल में। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों बनाई गई ये कास्ट? ताकि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो अपहोल्ड रहे, वो बरकरार रहे, इसलिए बनाई गई। एक समाज बनाई गई, कुछ सोसाइटी आप कह सकते हैं, कुछ रिफॉर्मर सोसाइटी बनाई गई ताकि ये बता सके कि ऐसा कुछ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। इनको बनाया गया ताकि ये बता सके कि नहीं, ये जो कास्ट डिस्टिंक्शन है ये सही चीज है, ये होनी चाहिए, ठीक है। अपहोल्ड कास्ट डिस्टिंक्शन एज कॉर्नर स्टोन ऑफ हिंदुइज्म, कि ये तो एक आप कह सकते हैं एक पत्थर है, माइलस्टोन कहते हैं ना, ये एक माइलस्टोन है कि ये तो होना ही चाहिए, इसके बगैर कैसे काम चलेगा। एंड शो, और ये दिखा सके हाउ दिस वाज अलाउड बाय द स्क्रिप्चर्स। और इस सोसाइटी को बनाने का, इस तरह के धर्म सभा को बनाने का मतलब भी ये था, मोटिव ये था, ऑब्जेक्टिव ये था कि वो दिखा सके, बता सके स्क्रिप्चर्स के थ्रू कि मनु में क्या लिखा है और भगवत गीता में है, रामायण में, इन जो स्क्रिप्चर्स हैं इनमें जो लिखा हुआ है उनको वो पढ़ पढ़ के बता सके कि नहीं देखो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात है, कैसे नहीं है बात कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात, ठीक है। तो बेसिकली इस वजह से इस तरह की जो है ये समाज जो है बनाई गई थी। अब हम कुछ सोसाइटीज के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन कौन से समाज किस किस ने बनाए थे, क्यों बनाए थे, क्या था सिस्टम। सबसे पहले है ब्रह्मो समाज, कलकत्ता में। फाउंडर कौन था इसका? राजा राम मोहन रॉय ने बनाई थी ये। ओरिजिनली इसे ब्रह्मो सभा कहते थे, लेकिन बाद में ये हो गई थी ब्रह्म समाज। बिलीव्ड इन उपनिषद, उपनिषद में यकीन था इनका। प्रोहिबिटेड ऑल फॉर्म्स ऑफ आइडोलेट्री एंड सैक्रिफाइस, किसी भी तरह की, इन्होंने बोला कि किसी भी तरह की आइडोलेट्री यानी कि मूर्ति की पूजा की इन्होंने बात करी कि इस चीज को क्रिटिसाइज किया, प्रोहिबिट किया, मना किया, रोक लगाई। एज वेल एज बलि की भी इन्होंने बोला इस तरह की ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देन forbade its members from criticizing other religious practices, और अपने members को ये भी बोला कि और दूसरे धर्मों की आप जो है उसकी प्रैक्टिस मत करिए, ठीक है। तो ये था ब्रह्मो समाज। नेक्स्ट है आपका देरेजियो एंड यंग बंगाल इन 1820। ये क्या है? हेनरी लुइस विजन डेरेनियो, ये क्या है? ही वॉज अ टीचर, एक शिक्षक था ये, किसमें? हिंदू कॉलेज में। ही वॉज अ टीचर ऑफ हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में ये एक टीचर था। लेड बाय बंगाल मूवमेंट, क्या है? प्रमोटेड रेडिकल आइडियाज, बिल्कुल एक्सट्रीम में कि बिल्कुल से चेंज होना चाहिए, काहे में? एंड एनकरेज हिज स्टूडेंट्स, अपने आइडियाज को उन्होंने बताया, रेडिकल आइडियाज एक्सप्रेस करे, बताया कि सोसाइटी में चेंज आना चाहिए। एंड एनकरेज, और अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को इस चीज पे एनकरेज किया, मोटिवेट किया, प्रमोट किया। क्वेश्चनिंग ऑल अथॉरिटी, कि उनसे सवाल तो करो, पूछो तो अगर आप ये चीज कह रहे हैं तो ये चीज कहाँ लिखी हुई है, कैसे आप बता रहे हैं ये चीज सही है कि नहीं, और अगर बता भी रहे हैं तो अपनी बात को जस्टिफाई करिए कि ये चीज सही है कि नहीं है, क्वेश्चनिंग करिए। हिज स्टूडेंट्स अटैक्ड, अब उनके बच्चों ने क्या क्या किया? अटैक्ड ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस। अब जो ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस थे, जो पुराने कह रहे थे कि नहीं ये तो होना चाहिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे दादा परदादाओं में होता चला आया, बाप दादाओं में होता चला जा रहा है, ऐसे कैसे रोक। तो ये जो ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस थे, जो सुपरस्टिशियस चीजें थी, बिल्ली रास्ता काट जाना, फले चीज को, मतलब बहुत सारी चीजें, बिल्ली रास्ता काट दिया, छींक गए, जा रहे हैं, पीछे से टोको नहीं, ऑल दीज थिंग, इन सब चीजों पे उन्होंने क्या किया? अटैक किया, उनके कस्टम्स पे अटैक किया। डिमांडेड एजुकेशन फॉर वुमेन, डिमांड करी कि नहीं, और जो पढ़ाई है, शिक्षा है, पढ़ना लिखना वुमेन्स को भी होना चाहिए, उस चीज को उन्होंने प्रमोट किया। एंड कैंपेन फॉर फ्रीडम, और फ्रीडम, और औरतों की, वुमेन्स की फ्रीडम की बात करी, ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, कि वो भी अपनी बात रख सकती है, अपनी बात कह सकती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हस्बैंड ही सब कुछ कर सकता है, वाइफ, लड़की, औरत, वुमेन ये भी कर सकती है।
तो इस चीज को लेकर उनके स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर अपनी बात रखी, पार्टिसिपेट किया इस बात में। ओके, नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन किया इन्होंने। बेटा रामकृष्ण मिशन कौन है? ये इनके गुरु थे, ठीक है, तो इन्होंने इसलिए अपने गुरु के नाम पे अपनी ये मिशन का नाम रखा रामकृष्ण मिशन, ठीक है। स्वामी विवेकानंद है ये। ओरिजिनल नेम स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नेम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, ये इनका ओरिजिनल नेम है। और इनका कहना ये था, कंबाइन दी सिंपल टीचिंग ऑफ रामकृष्ण परमहंस। और उन्होंने बोला ये जो गुरुजी थे उनके रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने बोला इनकी पढ़ाई लिखाई, इन्होंने जो बताया है, इनकी जो टीचिंग्स है, प्लस विद मॉडर्न आउटलुक, जो वेस्टर्न एजुकेशन है, दोनों को मिलकर इन्होंने पढ़ाने लिखाने की, कंबाइन करने की कोशिश करी, कंबाइन उन्होंने किया। इनका कहना यह था कि जो हमारे गुरुजी पढ़ा रहे हैं ये भी सही है, और जो वेस्टर्न एजुकेशन की बात आ रही है ये भी बिल्कुल ठीक बात है, ये होनी चाहिए। देन स्ट्रेस द आइडियाज ऑफ सैल्वेशन। इन्होंने मोक्ष की बात करी कि एक इंसान को मोक्ष, एक इंसान को मुक्ति तब मिल सकती है थ्रू दी सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शंस, कि जब वो समाज सेवा करे और निस्वार्थ भाव से काम करे। कहता है ना, काम करो फल की इच्छा मत रखो, रिटर्न में क्या मिलेगा नहीं वो मत रखो, लेकिन अगर आपको संतुष्टि चाहिए अपने अंदर, आपको अगर मोक्ष चाहिए अपने अंदर, आपको अगर पीस चाहिए अपने अंदर, तो आप निस्वार्थ भाव से काम करिए और समाज सेवा करिए। ये किसका कहना था? ये स्वामी विवेकानंद जी का कहना था। और इन्हीं के इस कहने पर एक बहुत ही बड़ी चीज हुई थी जो कि कम लोगों को पता है, और वो ये है कि आफ्टर हियरिंग हिम इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, धर्मों की जो वर्ल्ड पार्लियामेंट है जहां ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग आके बैठते हैं, रिलीजन्स के, धर्मों के, एट शिकागो, कब हुई थी? 1893 में हुई है। द न्यूयॉर्क हेराल्ड न्यूज़पेपर रिपोर्टेड। तो जब ये बैठक हुई थी पार्लियामेंट में, ये सेशन हुआ था, उसके अगले ही दिन न्यूयॉर्क के पेपर में ये हेडिंग थी। क्या हेडिंग थी? वी फील हाउ फुलिश इट इज टू सेंड मिशनरीज टू दिस लर्नेड नेशन। जब वहां पर भरी सभा में जब विवेकानंद जी ने ये बात कही, बात रखी, अपनी बात बोली कि नहीं वेस्टर्न एजुकेशन भी होनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने बात करी, तो उसकी हेडिंग अगले दिन अखबार में ये आई थी कि ये बहुत बेवकूफ़ी की बात होगी कि अगर हम इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजेंगे वहां पर ये लर्निंग को प्रमोट करने के लिए, जबकि वहां पर पहले से ही स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है अगर हम इस चीज़ को, अगर हम क्या करें, मिशनरीज को अगर हम इंडिया भेजें, वहां पहले से ही इस तरह के लोग हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ये चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन को और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। ये अगले दिन की हेडिंग थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आत्माराम पांडुरंग। किस चीज की इन्होंने क्या खोज करी? प्रार्थना समाज इन 1867, ठीक है। sought to remove caste distinctions। किस चीज की इन्होंने बात करी कि ये जो कास्ट डिस्टिंक्शंस हैं, ये जो सोसाइटी में कास्ट को लेकर डिस्टिंक्शंस है, ऊपर क्लास, लोअर क्लास, ये सब कुछ नहीं है, ये सब एक ही है, ठीक है। देन अबॉलिश चाइल्ड मैरिज, जो बच्चों की शादी कर दी जा रही है उस पर भी इन्होंने अपोज, अपनी नाराजगी जताई। एनकरेज एजुकेशन फॉर वुमेन, औरतों की पढ़ाई लिखाई को इन्होंने बहुत ज्यादा एनकरेज किया, प्रमोट किया। एज वेल एज एंड ऑन दी बैन ऑफ विडो रीमैरिज, और जो विडो रीमैरिज पर बैन लगा हुआ है कि नहीं और दोबारा लड़की शादी नहीं कर सकती, रीमैरिज नहीं कर सकती, उस चीज पर उन्होंने क्या किया, उस चीज को खत्म किया, कि एंड करा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की भी दोबारा शादी कर सकती है, ठीक है। तो ये कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट इज केशव चंद्र सेन एंड के एस नायडू। इन्होंने करी थी वेदा समाज की स्थापना। क्या है? वेदा समाज वॉज इंस्पायर्ड बाय ब्रह्मो समाज। ये लोग किससे इंस्पायर्ड थे? ब्रह्मो समाज से, ठीक है। स्वामी विवेक ही वॉज राजा राम मोहन रॉय। देन वर्कड टू अबॉलिश, किस चीज को लेकर उन्होंने काम किया? अबॉलिश
कास्ट डिस्ट्रिक्शन की, जो कास्ट डिस्टिंक्शन है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ब्राह्मण्स अपर कास्ट हैं, शूद्रास लोअर कास्ट हैं, अनटचेबल्स हैं, इन सबको लेकर उन्होंने अपोज किया। प्रमोट विडो रीमैरिज, इस चीज को भी प्रमोट किया कि दोबारा औरत शादी कर सकती है। एंड वुमेन एजुकेशन के बारे में भी इन्होंने प्रमोट किया कि जो है औरतें भी पढ़ लिख सकती हैं। देन बिलीव्ड इन वन गॉड, इनका यकीन क्या था, इनका मानना यह था कि एक ही गॉड है, एक ही भगवान है हमारा, और कोई नहीं है। कंडेमनिंग दी सुपरस्टिशियस एंड रिचुअल्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, और इस चीज पर उन्होंने कंडेम किया, ऑप्रेस किया, क्रिटिसाइज किया कि ये जो सुपरस्टिशियस चीजें आप जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि ये सही चीज नहीं है, बिल्ली रास्ता काट जाना और किसी ने छींक दिया, ठीक है, तो ये चीजें सही नहीं है, ये सुपरस्टिशियस चीजें हैं, इनको फॉलो नहीं करना चाहिए। एंड रिचुअल्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, ठीक है, तो इन सब चीजों को इन्होंने जो है प्रोटेस्ट, आप प्रोटेस्ट नहीं लेकिन आप कह सकते हैं उन चीज पर उन्होंने ऑप्रेस किया, मतलब उन चीज पर उन्होंने आप कह सकते हैं कि क्रिटिसाइज किया, ठीक है। तो चैप्टर हो जाता है हमारा यहाँ पे फिनिश। तो होपफुली आपको ये लेसन बहुत अच्छे से आया होगा। बेसिक चीज़ें इसमें क्या हैं, सिर्फ इसमें चीज़ें हैं वुमेन एजुकेशन के बारे में, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, उनके राइट्स के बारे में, उनके फ्रीडम के बारे में, विडो रीमैरिज के बारे में, सती सिस्टम को स्टॉप करने के बारे में, ऑल दीज थिंग्स। और इन्हीं चीज़ों पे कौन कौन लोग कैसे कैसे सामने आए, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने करी, टेम्पल एंट्री मूवमेंट किसने करी, ऑल दीज थिंग्स। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, आज के टाइम पे हैं ये, और आज के टाइम पे इस चीज़ को और प्रमोट करना चाहिए। आप मुझे अपने थॉट्स बताइएगा कि क्या वुमेन एजुकेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि आज के टाइम में हर जगह लड़कियां भी उतनी ही आगे हैं जितने कि लड़के आगे हैं। सो ऐसा कोई भगवान भी ऐसा कुछ नहीं करके भेजते कि लड़कों को ज़्यादा दिमाग देते हैं, लड़कियों को कम दिमाग देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी नज़र में सब लोग बच्चे हैं भगवान जी के। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ आवर दिस चैप्टर। होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर द डे एंड हैव अ गुड डे। गुड बाय। थैंक यू।